आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारी घटना चक्र की इतिहास की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल, यानी कि पहले इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊंगा और इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको पूरा कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें, यानी कि रुद्रदामन 130 से लेकर 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। आगे देखते हैं। कुजुल कड़फिसेस लगभग 45 से 85 ईस्वी ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मतिथ धर्म में स्थित उत्कीर्ण है, यानी कि सर्वप्रथम कड़फिसेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। बिम कड़फिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी किए थे। शिव त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती हैं। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। आगे कुषाण शासकों में बिम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। योद्धेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। आगे देखते हैं, यानी कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लेकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रवतक अभिलेख में 4 शहरों के नामों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ये हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। आगे जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलवाया था, यानी कि शक संवत चलाया था। आगे इस प्रकार इसकी प्रारंभ की तिथि 135 से 57 बराबर, यानी कि 135 - 57 बराबर 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। आगे देखते हैं। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत, यानी कि प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि कृत संवत तथा मालव संवत। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। आगे देखते हैं। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे।
पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। आगे देखते हैं, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तूर्फान एवं दक्षिण से लेकर कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थीं। आगे देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनमें यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व के फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों की इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। नंबर 1 गांधार शैली और नंबर 2 मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला में सदैव हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। आगे देखते हैं, कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन से उन्हें समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। आगे देखते हैं, भारत में बाह्य आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम है। यूनानी 326 ईस्वी पूर्व, सिकंदर महान शक प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, कुषाण पहली ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से लेकर 486 ईस्वी पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। आगे देखते हैं, मिनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। स्ट्रेटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईस्वी पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक माना जाता है। आगे देखते हैं, यानी कि 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। यानी कि 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग तक्षशिला के यवन नरेश एंटिया लकीडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा बेसनगर में गरुण स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा, बहुत ही महत्वपूर्ण, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति यानी कि देवभूमि अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह है कण्व या कात्यायन नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, शिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा
जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। आगे देखते हैं, पुराणों में कुल 30 या 21 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। आगे देखते हैं, उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्य वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी कि वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। आगे देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है तथा खदीय यानी कि खतीय दप मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला परिवार को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा यानी कि ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिसियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो आपके लिए मैंने पूरा करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको मैं करा रहा हूँ। आपने अगर मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्टेटो सेकंड ने सिक्के के यानी कि शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि स्टेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा यानी कि अगाथोक्लीज। क्या अगाथोक्लीज। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कहता है अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव, कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा यानी कि मिलिंद इन तीनों के समसामयिक नहीं था। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा था।
वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 तथा 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजित तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, बता दीजिए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। इसका विश्लेषण बताइए। इसका विश्लेषण कह रहा है कि रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कहता है गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध, यानी कि प्योर शुद्ध, विशुद्ध का मतलब होता है प्योर शुद्ध, यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन डी, यानी कि रुद्रदामन प्रथम ने कराया था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। ठीक है, आगे देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। यानी कि विश्लेषण कह रहा है जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार के ही कराई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु की अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन को यूपीबीईओ प्री 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तांबे की धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। इसका विश्लेषण क्या कहता है। इसका विश्लेषण कहता है कि कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कि प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो क्षेत्रावंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाईं। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलवाईं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसको मिलान करना है इसका। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि जो ए है वो मिलेगा आपका हिंद यूनानी, यानी कि डिमेट्रियस मिलेगा हिंद यूनानी। और आपका बी है यानी कि रुद्रदामन, इसको ये मिलेगा शक से। और जो सी है, सी यानी कि गोंडो फर्नीज, यह मिलेगा आपका पहलव से। और आपका बिम डी मिलेगा किससे, 2 से, यानी कि कुषाण से। आगे देखते हैं आगे, जैसे कि इसका विश्लेषण दिया गया है। डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक और गोंडो फर्नीज ये पहलव और बिम कुषाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों पर जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि कुषाणों ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं
ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कुषाण ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, इसका विश्लेषण है कुषाण शासक कनिष्क ने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, यानी कि कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यानी कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बिम्बकड़फिसेज। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कुषाण शासकों में बिम्बकड़फिसेज ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, बिम्बकड़फिसेज ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। कुषाण वंशीय बिम्बकड़फिसेज जो कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कड़फिसेज ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बिम्बकड़फिसेज। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बिम्बकड़फिसेज को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि योदेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कार्तिकेय। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण कह रहा है कौदेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 81 ईस्वी सन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। इसका सही विकल्प बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 78 AD। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 तथा वर्ष 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इस समय शक सम्मत का प्रारंभ माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शक सम्मत कब प्रारंभ किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यानी कि शक सम्मत कब प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 78 ईस्वी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभ की तिथि 135 माइनस 57 यानी कि 135 माइनस 57 बराबर 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 135 वर्ष का। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व
तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त होता है। अर्थात 2019 विक्रम संवत 2019 प्लस 57 बराबर 2076 तथा शक संवत 2019 माइनस 78 बराबर 1941 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 2076 माइनस 1941 बराबर 135 वर्ष है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा 22 मार्च अर्थात अथवा 21 मार्च। इसका विश्लेषण देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, IAS प्री 2014 में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण है, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व। इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, यानी कि कृत संवत तथा मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्माण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्माण तिथि 527 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 माइनस 470 बराबर यानी कि 57 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा 1931, यानी कि इस क्वेश्चन को UPPCS मेंस 2007 में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण है, दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष 2009 माइनस 78 यानी कि 1931 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि अश्वघोष और वसुमित्र। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है, अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कम्मन 12वीं शताब्दी के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अश्वघोष किसका समकालीन था। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि कनिष्क का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, पतंजलि। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है, अश्वघोष, नागार्जुन, पाश्च तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी, यानी कि महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, श्रावस्ती। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि रवतक अभिलेख अफगानिस्तान में शुर्क कोटल के निकट रवतक नामक स्थान पर वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लेखित हैं, जो हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी और डी दोनों सही हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी और तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा
तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राज्यवैद जीवक, कनिष्क का राज्यवैद चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी और डी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अयोध्या लेख से। इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कण्वा यानी कण्व वंश ने। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सातवाहन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम शिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया। दोस्तों आपको यह लग रहा होगा कि ये सीधे सीधे पढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार किसी बुक को पूरा करना होता है तो इसी तरह पढ़ा जाता है। घटना चक्र की ऐसी बुक है, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ घटना चक्र की एक ऐसी सीरीज है, इसमें नोट्स के साथ साथ रिवीजन, प्रैक्टिस और विश्लेषण लगातार होता रहता है। इसको आपको बार बार देखना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन नोट्स को पढ़ना है। आपको और कहीं से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका यूपीएससी प्री और यूपीपीसीएस प्री लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ से आउट नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सातवाहन। दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि ये यूपीपीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इनको एक बार तैयार कर लीजिए, आपको कहीं भी किसी भी सोर्स से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, पान चाउ ने। इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पान चाउ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पान चाउ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान बिम्बकड़फिसेज के रूप में करते हैं। या तथापि यदि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी और सी सही होगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसके विश्लेषण में कह रहा है कि मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर
तक विस्तृत थीं। सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कुषाण गांधार कला शैली। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। नंबर 1 गांधार शैली, नंबर 2 मथुरा शैली। अन्य युग्म सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कुषाणों के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर देखते पहले मिलान देख रहा है इसमें, तो सी सही हो जाएगा, सातवाहन स्वर्ण से संबंधित नहीं है। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंदू यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में दूसरा मिलेगा। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि गांधार कला कुषाण से, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से, मिलिंद पनो मिनांडर से और तक्षशिलालेख पथिक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, बुद्ध प्रतिमा के लिए। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, गांधार। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित त्वरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, गांधार मूर्ति कला। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यूनानी शक कुषाण। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि भारत में बाह्य आक्रामकों के कालों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है।
यूनानी 326 ईस्वी पूर्व, सिकंदर महान शक प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डेरियस प्रथम। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईस्वी पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था और पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सातवाहन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक शिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए आप, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि मत्स्य पुराण। इसका विश्लेषण देखते हैं क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अमरावती में। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, प्रतिष्ठान। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 51वां, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि शुंग मिलेगा आपका पाटलिपुत्र से, और आपका बी यानी कि सातवाहन मिलेगा पैठन से, और सी यानी कि कंदम ये मिलेगा आपका बनवासी से, और डी मतलब चंदेल ये मिलेगा आपका महोबा से। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका विश्लेषण है शुंग पाटलिपुत्र राजधानी सी थी, सातवाहन की पैठन राजधानी थी, और कदम्ब की बनवासी राजधानी थी, और चंदेल की महोबा राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि पहले सातवाहन, उसके बाद वाकाटक और उसके बाद चालुक्य। अगला इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की थी। अतः इन राजवंशों का क्रम इस प्रकार है, यानी कि सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। इस प्रकार सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब अभिकथन ए कहता है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। दूसरा आर कह रहा है सातवाहन राजाओं ने साहित्य यानी कि रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं
और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला को इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुडाढ़ तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुडाढ़ ने व्रतकथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। अतः इसका अभीष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है नंबर 1, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। नंबर 2, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि सातवाहन शासकों के शासन काल में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भीतरी पुलकेशन द्वितीय से संबंधित नहीं है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण क्या कह रहा है? इसका विश्लेषण कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से तथा 1 कार्ले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ यानी कि गिरनार से शक संवत 72 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 57वां, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, इक्ष्वाकु। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय, श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र भृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। दूसरा कारण कह रहा है इसमें, यानी कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इस उपयुक्त के संदर्भों में निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि ए तो सही है परंतु आर गलत है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ऑफ अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में से किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा किससे? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा लेख के साथ। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा यानी कि ओडिशा
प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, खारवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61 कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी चेदी वंश से संबंधित थे। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, खारवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि खारवेल। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, विधि। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा। अगला इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन यानी कि इरिथ्रियन सी एक ग्रंथ पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। दोस्तों, इस टॉपिक यानी कि मौर्योत्तर काल से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था और इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें, लगातार रिवीजन करते रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होती चली जाएगी। और आप घटना चक्र की जितनी भी सीरीज हैं उनको फॉलो करते रहें। और मैंने पॉलिटी की सीरीज भी चला रखी है, उसको भी देखते रहें। और इतिहास की सीरीज भी लगातार चल रही है। इसके बाद मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और भूगोल जैसी सीरीजों को भी स्टार्ट करूंगा। पहले इनको पूरा हो जाने दें, इसके बाद मैं सभी घटना चक्र की सीरीज को आपके लिए पूरा करा दूंगा। आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला परिवार को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपको कमी दिख रही है वीडियो के अंदर तो कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।